हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज यूपीएससी। आई एम शिवानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 साइंस के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं और ये हमारी क्या है, क्लास थर्ड है। आई होप सो आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी, क्योंकि इफ़ आपने वो देख ली होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों लगाना चाहिए और ये हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और मैं ना बीच बीच में चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इतना नहीं है ना कि इतनी सारी चीज़ें हम सब लिख लिख कर आपको बताएं। तो आप ना शॉर्ट में अपने नोट्स भी बनाते चला करिए, क्योंकि इसे मैं कुछ बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताती हूँ। क्लियर? तो वो क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से बन जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, साथ में पेन कॉपी भी लेके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रदान करता है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन। साइड में देखिए हमने अपने नोट्स की कटिंग लगाई है और वहाँ पे आपको सोर्स भी बताया कहाँ से ली गई हैं चीज़ें, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं, आप देखते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि पता है डी इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.25 मीटर लंबे चालक को, जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल का अनुभव करने के लिए किस अभिविन्यास में होना चाहिए और वह बल कितना है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा न्यूमेरिकल फिजिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। तो लेंथ गिवन है, कितनी है, 0.25 मीटर। अब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो अब इसको सॉल्व भी करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें मैं लिखूंगी आप लिखेंगे, तो वो चीज़ें आप लिखते चला करिए और लास्ट में उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला भी बता देती हूँ आपको, है ना। तो लेंथ L इक्वल्स टू 0.25 मीटर है। करंट क्या है हमारे पास, I इक्वल्स टू 4 एम्पियर है। जो क्वेश्चन में दिया है वही पढ़ के बता रही हूँ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है B, कितनी है, 0.4 टेस्ला। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू VIL साइन थीटा। VIL में तीनों चीज़ें बता दी क्या क्या है। जो थीटा है हमारा, वो कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है, वो है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स के लिए हमारा थीटा क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा कि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए इससे हमको यही पता चलेगा कि हमको कंडक्टर को कैसे रखना है, परपेंडिकुलर रखना है कि अदर डायरेक्शन में रखना है। तो जो कंडक्टर है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, हमको परपेंडिकुलर रखना होगा, तभी हम 90 डिग्री ले पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, F इक्वल्स टू, और क्या वैल्यू है, 0.4 इंटू 4 इंटू 0.25 इंटू 1, क्योंकि साइन 91 हो गया। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.4 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे अब आप राइट आंसर खुद देख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड 0.4 न्यूटन, क्षेत्र के लंबवत। और क्यों होगा ये भी बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कण बड़े कोणों पर विक्षेपित क्यों है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वहाँ पे डिटेल्ड, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये लॉ भी पढ़ के जाना है और पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो लेफ्ट हैंड रूल में ना, जो लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों, जो फिंगर्स हैं, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर रखी जाती हैं, लंबवत रखी जाती हैं। अब जो हमारी 4 फिंगर है, मतलब तर्जनी, ये ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती। तर्जनी 4 फिंगर, जब बोलते हैं ना आउट हुआ तो मैच में, तो वहाँ पे फिंगर उठाते उसको बोल रहे हैं 4 फिंगर। ठीक है, अब मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा, ये करंट के डायरेक्शन को शो करती है। और जो थंब है हमारा अंगूठा, वो फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को क्या है, शो करता है। तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, FBI रूल से। F से 4 फिंगर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, B अपना थंब में आएगा तो फोर्स, ठीक है, थंब में फोर्स, और मिडिल में करंट, I से मिडिल का I ले लो तो उसमें करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 फिंगर। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे थंब भी पूछ लेता, मिडिल फिंगर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की संयोजकता निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम देख लेते हैं कि वैलेंसी, संयोजकता का मीनिंग क्या होता है। तो मतलब किसी भी एलिमेंट के जो बैलेंसिंग करने की कैपेसिटी
मतलब यानी अगर वो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या शेयरिंग करता है, तो ये कहलाती है क्या, बैलेंसी संयोजकता। एक बार और बता देती हूँ, मतलब किसी तत्व की संयोजन करने की क्षमता, यानी वह इस स्टेबल मतलब स्थिर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या शेयर करेगा, तो वो कहलाती है अपनी बैलेंसी। और ये मेनली ना कहाँ होती है, तो ये ना किस पे डिपेंड होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जिसको बैलेंस शेल भी बोलते हैं, के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। आप आंसर यहाँ से निकाल लेंगे, मैंने बता भी दिया अभी लेकिन आंसर टेक्निक क्या है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सोडियम, ठीक है, नंबर कितना होता है 11। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है 281। तो आउटर जो मोस्ट शेल है वहाँ पे हमारा कितना है 1 है। अब क्या करेगा, इसको अपना स्टेबल होना है सोडियम को, तो यह क्या करेगा, एक दे देगा, तो एक बाहर कर देगा। तो यहाँ पे जो बैलेंसी है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 287। अब इसको स्टेबलिंग के लिए, तो क्लोरीन को स्थिर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितना है इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ये एक इसको दे देगा, तो यहाँ पे बैलेंसिंग कितनी हो गई 1 हो गई। क्लियर आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विबीजपत्री डाइकोट तने में एपिडर्मिस और जो संवहनी बंडलों के बीच स्थित भू ऊतक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इन अ डाइकोट stem, a region of ground tissues located between epidermis and vascular bundles is referred to as। ठीक है, अब थोड़ा सा ना जो हमारा डाइकोट स्टेम है उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं नॉर्मल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बाहर से क्या होता है, अंदर की ओर होता है डाइकोट का, ठीक है, स्टेम का। ठीक है, इसमें एपिडर्मिस आएगा, कॉर्टेक्स, फिर वेस्कुलर बंडल्स, फिर पिथ आता है ना। तो हम चीज़ें थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या होता है, तो ये ना सबसे जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी, कौन सी, एपिडर्मिस। और एक होती है एंडोडर्मिस, कौन सी, एंडोडर्मिस। यहीं पे सारे पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। तो ये ना कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्मिस। एंड आ रहा है तो अंदर ही आएगी, लेकिन इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंडोडर्मिस में बता रही हूँ। और फिर आता है कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स ना जो एपिडर्मिस हो गया और जो वेस्कुलर बंडल्स हो गया, उनके बीच स्थित ना ग्राउंड टिश्यूज का एरिया होता है, वो कहलाता है हमारा कॉर्टेक्स। तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा। क्लियर। एक और है पेरिसाइकिल। ठीक है, तो ये ना वेस्कुलर बंडल्स के बाहर स्थित जो रीजन होता है ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आंसर के साथ साथ पॉइंट भी आपको बता दिया, साइड में हमारे नोट्स भी यहाँ पे हमने लगाए हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह संचार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपग्रह प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले उपग्रह के बारे में देख लेते हैं, क्या होते हैं सैटेलाइट, क्या इनका फंक्शन है मेन। तो ये ना अर्थ के बहुत बड़े रीजन को क्या है, एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं सैटेलाइट। ठीक है, इसलिए इनका यूज़ ना जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, साइक्लोन एंड जो स्टॉर्म की ट्रैकिंग के लिए, अर्थ के लेयर के ऑब्जर्वेशन हो गया है ना, कम्युनिकेशन हो गया हमारा, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिमोट सेंसिंग एटसेट्रा में क्या है किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूस एंड सिनॉप्टिक व्यू ऑफ लार्ज एरिया। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाए। अब सिनॉप्टिक व्यू क्या होता है, तो ये ना एक बहुत बड़े एरिया को एक साथ व्यापक रूप से देखना, उसको बोलते हैं हम लोग सिनॉप्टिक व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की विशेषताओं को सही ढंग से समझाता है। ठीक है, तो आपने प्लांट सेल पढ़े होंगे, तो उसमें कुछ कोशिकाएं भी पड़ी होंगी, जैसे कि लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल्स, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, इसमें ये पाई जाती है। और उसमें जो सेल शेप होता है, जिसमें पानी हो गया, लवण है ना, शर्करा क्या है, एटसेट्रा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स कंटेन्स अ सिंगल एंड लार्ज वॉक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ दिख नहीं रही होंगी चीज़ें, तो इसलिए मैं आंसर बोल के बता दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के रूप में स्टार्च का उपयोग सीमित क्यों है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं स्टार्च के बारे में, पढ़ लेते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या क्या होता है ये। अब जो स्टार्च है ना, ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है।
इसलिए इसका जो यूज़ होता है ना वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में होता है। क्लियर। लेकिन ना इसमें ना एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो स्टार्च है ना बहुत इजीली क्या करता है, जो मॉइस्चर मतलब नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो पानी या नमी के कांटेक्ट में आने पर जो प्लास्टिक है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है और इसी कारण उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी वीक हो गई। क्लियर। इसलिए इससे जो बने प्लास्टिक्स होते हैं ना जनरली, जो नॉर्मल प्लास्टिक होते हैं उतने मजबूत नहीं होते हैं और टिकाऊ नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड हैज़ पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, हमारा फर्स्ट वाला समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसटीडी यौन संचारित रोग स्पाइरो कीट के कारण होता है और यदि इसका उपचार ना किया जाए तो यह तंत्रिका संबंधी जटिलताओं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ना वो है सिफिलिस। ठीक है, अब क्यों है, उपदंश बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सिफिलिस। अब ना ये क्योंकि जो सिफिलिस है ना एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीआई है। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और इफ़ अगर हम जो सिफिलिस है इसका मेडिकेशन नहीं लेते हैं, नहीं कराया जाता है, तो जो इन्फेक्शन है ना वो आगे बढ़ के क्या है, जो नर्वस सिस्टम एंड जो ब्रेन को क्या है इफेक्ट कर सकता है। इसलिए इसको ना न्यूरोसिफिलिस भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सिफिलिस है इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोसिफिलिस। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। क्लियर। और ये बाकी जो चीज़ें क्वेश्चन में दी ही गई हैं कि इससे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स हो गई है ना, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो गई और अदर जो नर्वस सिस्टम कॉम्प्लिकेशन या हैं वो हो सकती हैं इफ़ मेडिकेशन या उपचार नहीं लेते हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान कौन सा है जहाँ कूप उत्तेजक हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए क्या है, संग्राहक, ठीक है, क्या होते हैं, स्थित होते हैं, रिसेप्टर्स। ठीक है, देखिए हार्मोन से ना बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए अब जो हार्मोन वाला टॉपिक है ना आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। क्लियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं यहाँ से, इस वाले सेक्शन से। तो देख लेते हैं सबसे पहले ना यहाँ पे जो दिए हैं हमको जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ये जो FSH है और LH है ये दोनों ना गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। ये सब आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट में, तो आपकी एक तो तैयारी भी होती चलेगी और अगर याद है चीज़ें पता है पहले से तो वो रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। तो ये ना कौन सी ग्लैंड इसको सीक्रेट करती है, स्त्रावित करती है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्त्रावित करती है LH और FSH दोनों को। क्लियर। और ये ना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर भी क्या है काम करते हैं, उसको वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ओवरी की जो स्पेसिफिक शेल्स होती हैं उन पर होते हैं। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये आई थिंक थीका सेल पर होता है, कि रिसेप्टर्स पर होता है। और ये सेल्स आप नाम देख लीजिएगा इनके, है ना। तो जहाँ से ये हार्मोन क्या है, फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को क्या है वहाँ से रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप खुद बता सकते हैं क्योंकि मैंने बता दिया है, ओवेरियन सेल्स, डिंब ग्रंथि की कोशिकाएं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर विकिरण को इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा बदलने के लिए कौन से दो मुख्य रास्ते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब जो सन से मिलने वाली जो भी एनर्जी है ना वो मेनली दो टाइप से क्या है उपयोगी ऊर्जा में क्या है कन्वर्ट की जाती है। पहला है फोटोवोल्टाइक PV टेक्नोलॉजी ना, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, और एक है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, दो टेक्नोलॉजी हैं। तो जो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है इसमें ना जो सोलर सेल हैं वो सनलाइट को डायरेक्ट ना इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा में क्या है कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लें हम, जैसे सोलर पैनल से बिजली बनाना, ये क्या है डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। अब एक और है हमारा क्या, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो सूर्य की ऊर्जा है ना उसका यूज़ हीट बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हीट मतलब ऊष्मा, जैसे इसी ऊष्मा से अपना पानी गर्म करना, भाप बनाना हो गया है ना, बिजली बनाना, तो ये सब काम किए जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे सोलर वाटर हीटर,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल, उससे हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो सिंपल सा, सनलाइट से अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, और सनलाइट से हीट बना रहे हैं हम लोग तो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। क्लियर। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी ना जो ऐसी राशि जो दूसरी जो मूल राशि होती है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनके ना गणितीय रूप से क्या है प्राप्त होती, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है हमको प्राप्त होती, तो वो कहलाती ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो बोले मतलब जो राशि दूसरी मूल राशियों के गणितीय रूप से प्राप्त होती है वो कहलाती हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी, कहलाती व्युत्पन्न राशि। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं। क्लियर। अब मैंने इनके आप मतलब जो यूनिट हैं वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी, ये एक राशि से दूसरी कई राशियों से मिलके बनती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर। और जैसे टेम्परेचर हो गया है ना, लेंथ हो गया, टाइम हो गया हमारा, तो ये सब क्या है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, लेंथ जैसे इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर हो गया केल्विन हो गया, है ना, ये है। तो ये सब क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वैज्ञानिक अवधारणाओं में से कौन सा जोड़ा सबसे अलग है। ठीक है, तो ये जो है ना वेक्टर स्केलर आपने पढ़ा होगा, सदिश अदिश, तो उस वाले कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले स्केलर और वो ही बता देते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो इस जो स्केलर ना जिसमें केवल जो मैग्नीट्यूड बताए हमको, परिमाप, और जो वेक्टर हैं ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, सदिश, और स्केलर मतलब अदिश। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी पावर। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया गया है क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, स्केलर हैं, एनर्जी और पावर, है ना, क्योंकि मास और वेट क्या है, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और सब में यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्केलर वेक्टर वाला। लेकिन जो पावर और हमारा क्या है एनर्जी है, ये दोनों क्या हैं, स्केलर हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या कक्षकों ऑर्बिटल्स के आकार को निर्धारित करती हैं। तो ये ना उसके थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया है ना, कॉन्सेप्ट वाला, पता होगा तो बनेगा, नहीं पता तो नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपको सारे इसके ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजीमुथल म्यूथल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये ना क्या बताते हैं, ऑर्बिटल का शेप बताते हैं। फिर देख लें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो ये ना ऑर्बिटल का साइज हो गया और एनर्जी लेवल बताता है, तो ये भी आप नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये ना ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन हो गया या डायरेक्शन उसको बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये ना इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। क्लियर। एंजाइम किसी प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार से कम करते हैं, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अच्छा आंसर बताने से पहले, क्योंकि आप लोग बोलते हैं मैम आंसर मत बताया करिए, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अब जो एंजाइम होते हैं ना, ये ड्यूरिंग रिएक्शन मतलब रिएक्शन के दौरान जो ट्रांजिशन स्टेट को क्या है स्टेबलाइज करता है। कौन सी, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना उनको स्टेबलाइज करता है। इससे क्या होता है, रिएक्शन को शुरू करने के लिए क्या है, जो आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट, और वो भी बता दिया क्यों होगा वो आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 400 केल्विन पर एक पिंड ऊर्जा E विकीर्ण करता है, तो 8000 पर वह विकीर्ण करता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, रेडिएशन फाइंड करना है। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे हमको टेम्परेचर दिया है, T1 दिया है ना, कितना है वो 400, और हमको और बाद में वो चेंज हुआ है 800 पर, तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा न्यू टेम्परेचर T2 हो जाएगा 800 केल्विन। ठीक है, अब आपने जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा, जहाँ पे E प्रोपोर्शनल होता है, ये सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, ठीक है, तो जहाँ पे E जो प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, T⁴ के, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हमको फाइंड क्या करना है, E2 फाइंड करना, E1 तो है हमारे पास, है ना, ये है, तो E2/E1 इक्वल्स टू हो जाएगा T2/T1 होल पावर 4। ठीक है, ये है।
तो यहाँ पे T2 मेरा 800 है अपॉन 400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2⁴ आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 16E। तो यहाँ पे हमारे पास E2 कितना आ जाएगा 16E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आधार पर एंजाइम्स को 6 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ना, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे कैटेलाइज, वे किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या है उत्प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ये ना एनसीईआरटी से ही लिया गया है, बायोमोलिक्यूल्स से वाले चैप्टर से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एंजाइम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो तो बता दिया कि किस बेस पर होता है, कि मतलब किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं कैटेलाइज करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्लासेस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 मुख्य क्लासेस बताई गई हैं, वर्ग बताए गए, उनसे क्वेश्चन आ जाए तो वो क्लासेस भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 क्लासेस होती हैं। पहली जैसे कि ऑक्सीडो रिएक्टेस, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिडक्शन और रिएक्शंस, ठीक है, होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेसिस, तो ये ना एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ग्रुप में क्या करना, ट्रांसफ़र करना। फिर हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस ये क्या करता है कि वाटर की हेल्प से बॉन्ड्स क्या करता है, ब्रेक करता है। और एक होता है लाइसिस, मतलब बिना हाइड्रोलिसिस के बॉन्ड को तोड़ना या जोड़ना, ये इसका फंक्शन है। फिर आता है हमारा एक और कि आइसोसोमरेसिस, ठीक है, तो ये ना मॉलिक्यूल का आइसोमर बनाता है। ठीक है, और एक है लास्ट लेगेसेसिस, तो ये ना 2 मॉलिक्यूल्स को क्या करना, ब्रेक करता है एटीपी के एनर्जी से। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी 6 क्लासेस बता दी हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो ट्रिक से, ऑक्सीडो, ट्रांसफ़र, हाइड्रो, लाइज और आइसोमर और लिगेज, इस तरीके से भी शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में साबुन द्वारा बनने वाले मिश्रण में साबुन अणु का कौन सा भाग पानी की ओर उन्मुख होता है? ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लियर, तो उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बाद में फिर मैं आंसर बताऊंगी आपको। इसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा हाइड्रोकार्बन टेल और एक होता है आयोनिक कार्बोक्सिलेट हेड। क्लियर, अब जो हाइड्रोकार्बन टेल है ना, ये नॉन पोलर होता है, मतलब जो पानी से दूर रहता है, और जो ऑयल हो गया, ग्रीस, उसकी ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है ज़्यादा। क्लियर, कौन सा, हाइड्रोकार्बन टेल। और जो आयोनिक होता है, कार्बोक्सिलेट हेड होता है, ये पोलर या चार्ज होता है, मतलब ये पानी की ओर रहता है, क्योंकि ये ना वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक होता है। क्लियर, ये 2 पार्ट समझ में आए, हाइड्रोकार्बन टेल और आयोनिक कार्बोक्सिलेट हेड। अब जो यहाँ पे मिशेल की बात हो रही है, इसमें मिशेल में ना शॉप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो मैंने बताए, वो ना ऐसे अरेंज होते हैं कि बाहर साइड कौन रहता है, जो आयोनिक कार्बोक्सिलेट हेड होता है, और जो अंदर रहता है वो रहता है हाइड्रोकार्बन टेल रहता है। क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द आयोनिक कार्बोक्सिलेट हेड, मतलब हेड हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, टेल हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग। इसे समझ में आ रहा है, ये है। तो यहाँ पे राइट आंसर मेरा हो जाएगा क्या, बता दिया, द आयोनिक कार्बोक्सिलेट हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीडबैक लूप में हाइपोथैलेमस से टीआरएच स्त्राव पर अतिरिक्त थायराइड हार्मोन का क्या प्रभाव होगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डील करने से पहले ना हम देख लेते हैं कि ये हार्मोन होते क्या हैं। टीआरएच हो गया है ना, ये है। तो जो ये टीआरएच है ना, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है, मतलब स्त्रावित होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसको एक और हार्मोन होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको सेक्रेट करने के लिए क्या करता है, मतलब बोल सकते हैं उत्तेजित करता है या कैटेलाइज करता है। क्लियर, और जो टीएसएच हार्मोन रहा है हमारा, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को जो T3 और T4 हार्मोन क्या है बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। समझ में आया? हाइपोथैलेमस, एक बार और शॉर्ट में बता रही, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन से स्त्रावित हो रहा है, टीआरएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, अब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किसको उत्तेजित करा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकला, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करा कि आप T3 और T4 स्त्रावित या सेक्रेट करो। इतना समझ में आया? बता दिया कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इसलिए ये आपको बता रहे हैं बीच में हम। ठीक है, अब जब बॉडी में जो T3 हो गया, T4 ज़्यादा हो जाते हैं, अब आपको पता है ना T3 T4 कौन सी ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड। ठीक है,
तो क्या होता है, जब बॉडी में T3 और T4 ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जो है ना हाइपोथैलेमस हो गया और जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, उनको सिग्नल देते हैं कि अब और हार्मोन बनाने की भाई नीड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट वुड इनहिबिट TRH सेक्रेशन, मतलब TRH का सेक्रेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे ये राइट आंसर है। क्यों हो जाएगा मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। ये है मतलब सिंपल सा, T3 T4 बढ़ेंगे तो TRH TSH क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये शॉर्ट में आप याद रखना। परमाणु संख्या की अवधारणा प्रस्तुत की गई, तो इसका राइट आंसर है हेनरी मोसले द्वारा। किन्होंने, हेनरी मोसले। इन्होंने ना 1913 में एक्सरे स्पेक्ट्रा की स्टडी के बेस पर बताया था कि किसी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी है, मतलब पहचान है, उसके एटॉमिक नंबर मतलब जेड से होती है, ठीक है। तो इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जेड इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या, ये भी याद रखना है। अब जे थॉमसन, पता है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, सबको पता होगा। कब की थी, 1897 में। और एक और इनका वो है एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए भी ये फेमस हैं। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका तो अभी देख के भी आए हैं पीछे। इन्होंने क्या दिया था, एक तो न्यूक्लियस की खोज की थी और जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से परमाणु के नाभिकीय मॉडल को क्या है, प्रस्तुत किया था इन्होंने। नील्स बोर, तो इन्होंने ना परमाणु का जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो दिया था, और जो इलेक्ट्रॉन की ना निश्चित एनर्जी लेवल्स मतलब शेल्स की के कॉन्सेप्ट को समझाया था इन्होंने, नील्स बोर ने, ठीक है। औरतों एवं बच्चों की बोलियों में काफ़ी मधुरता क्यों होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका पिच के कारण, मतलब अनुतान के कारण है। क्योंकि जो अनुतान है, जिसको पिच बोलते हैं इंग्लिश में, इसका रिलेशन ना आवाज़ की फ्रिक्वेंसी उससे होता है। अब जो विमेन हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं और क्या होते हैं, पतले होते हैं। इसलिए वो जो उनमें ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेशन करते हैं वो वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब हमें पता है कि वोकल कॉर्ड्स छोटे पतले हैं तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा पिच के अनुतान के कारण आवाज़ क्या होगी, पतली एंड मधुर सुनाई देगी। ये रीज़न है कि ये अनुतान के कारण है, ठीक है। ये है। एक और याद रखना कि जो बलाघात के कारण, इसकी आवाज़ ना बहुत स्ट्रेसफुल आवाज़ होती है और भारी आवाज़ टाइप की, तो वो बलाघात के कारण होती है, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह के लिए व्यंजक में कोण थीटा किसके बीच के कोण को दर्शाता है। द एंगल थीटा इन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट द एंगल बिग पी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द एरिया। अब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला। तो फ्लक्स इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है BA cos थीटा, जहाँ पे हमारा जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड है, A है एरिया है, और जो थीटा है जिसकी बात चल रही है यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एरिया के नॉर्मल के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द एरिया, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र के अभिलंब के बीच में। यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन पढ़ लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आ जाए, कि फ्लक्स इक्वल्स टू होता है BA cos थीटा। हमारा जो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब हमारा थीटा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर होता है, 0 होगा तब हमारा जो होगा मैक्सिमम फ्लक्स होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जब जो मैग्नेटिक जो थीटा परपेंडिकुलर है, मान लो मतलब 90 डिग्री है, तो cos 90 जो होता है वो कितना होता है, हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब cos 0 है तो वहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब वो मैक्सिमम फ्लक्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि के अवरोध के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्या है, एबिस्किस एसिड, ठीक है। तो ABA, क्योंकि ABA जो है ना ये मेनली ग्रोथ इनहेबिटिंग हार्मोन माना जाता है। ये क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ को ना स्लो करता है, और जो जो स्ट्रेस कंडीशंस होती है, जैसे पानी की कमी है, कहीं ड्रॉट है, उसमें जो हमारा ABA है, ठीक है, एबिस्किक एसिड, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे।
और भी फंक्शन है इसके, जैसे कि स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, जिससे जो पानी की मतलब लॉस है वो कम होता है। और ये ना सीड डॉर्मेसी को भी क्या है, इंक्रीज करता है। क्लियर? तो इतना हमने पढ़ लिया किसके बारे में, जो हमारा ABA हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे साइड में भी हमने और चीज़ें इसमें ऐड करी हैं जो आप देख सकते हैं। क्लियर? अब अदर और देख लेते हैं हम लोग। जिब्रेलिन, तो ये क्या करता है, ये ना ग्रोथ बढ़ाता है। इनकेस यहाँ पे होता कि पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए, तो वहाँ हम देते जिब्रेलिन, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। जो स्टेम एलोगेशन हो गया और सीड जर्मिनेशन, उसमें भी हेल्प करता है। तो इसलिए आपको याद रखना जिब्रेलिन को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइटोकिनिन, तो ये ना जो सेल डिवीज़न हो गया और जो ग्रोथ को ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर? फिर आता है ऑक्सिन, तो ये ना जो सेल एलोगेशन हो गया और प्लांट ग्रोथ, इसके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको आंसर के साथ साथ आपको सारे ऑप्शन भी क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग में संपीड़न क्षेत्र किससे संबद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर जो है, पहले अच्छा संपीड़न पढ़ लेते, कंप्रेशन होता क्या है। तो ये ना वो एरिया है जहाँ जो माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ना बहुत क्लोज पास होते हैं। पास होंगे तो इसके कारण क्या होगा, जो पार्टिकल्स डेंसिटी है वो हाई हो जाएगी और जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, हाई होता है। और जो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर हमारे क्या है, आज के PYQs कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब क्या नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।